अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज़ में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल जुश पावर की एपिसोड नंबर 12। ये किसने किया होगा? क्या ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का काम है? लेकिन वो लोग ई पॉइंट पर कैसे पहुंच गए और ये सब कुछ कैसे हो गया? ये तीनों तो इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट थे। कर्नल शेफर्ड ने रिसीवर रखकर बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसे ये खबर सुनकर बेहद सख्त शॉक लगा हो। और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद फोन की घंटी बज उठी। यस, कर्नल शेफर्ड ने रिसीवर उठाकर कहा। जैक्सन की कॉल है चीफ। दूसरी तरफ से पर्सन सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई दी। जल्दी बात कराओ, कर्नल शेफर्ड ने तेज लहजे में कहा। हेलो चीफ, मैं जैक्सन बोल रहा हूँ, ई पॉइंट से। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जैक्सन की आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है? कर्नल शेफर्ड ने पूछा। जो कुछ मशीन से मालूम हुआ है उससे पता चलता है कि विक्टर और कैथी एक मर्द और एक औरत को बेहोश करके कहीं से यहाँ ले आए थे। उनका ख्याल था कि ये मर्द इमरान नामी पाकिस्तानी एजेंट है और ये औरत उसके साथ ही है। फिर उनके मेकअप वॉश किए गए तो मर्द का मेकअप तो वॉश ना हो सका, अलबत्ता औरत का मेकअप वॉश हो गया। वो स्विस नजाद औरत थी। उसके बाद क्या हुआ ये मालूम नहीं हो सका क्योंकि मशीन जिस बैटरी से चलती थी वो किसी वजह से खराब हो गई, जैक्सन ने कहा। ओह, मुझे एक बार विक्टर ने बैटरी के बारे में रिपोर्ट दी थी, लेकिन फिर उसने बताया था कि वो बैटरी तब्दील करा लेगा, लेकिन लगता है कि ये काम नहीं हो सका। बहरहाल ठीक है, तुम इन लाशों को बरकी बट्टी में डालकर राख कर दो और अब तुमने पॉइंट 3 के बजाय ई पॉइंट को संभालना है। अब तुम यहाँ के इंचार्ज होगे। बैटरी भी तब्दील करा लेना, कर्नल शेफर्ड ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल शेफर्ड ने रिसीवर रख दिया, लेकिन उसकी पेशानी पर काफी शिकनें थीं क्योंकि इमरान का नाम सामने आने पर उसके जहन में खतरे की घंटियां बजने लग गई थीं। इसका मतलब था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस न सिर्फ नॉर्थ पहुंच चुकी है बल्कि वो जुश पावर के बारे में भी जान चुकी है। और उसे ये तो मालूम नहीं था कि विक्टर और कैथी ने उन्हें कैसे और कहां से तलाश किया था, लेकिन इन दोनों के कुर्सियों पर जकड़े होने और गोलियों से हलाक होने का एक ही मतलब निकलता था कि इमरान और उसके साथी औरत ने यकीनन विक्टर और कैथी से पूछगछ करने की कोशिश की होगी, लेकिन इसे मालूम था कि इन दोनों ने न सिर्फ कारसोमा का अमल कर रखा है बल्कि वो दोनों ब्लू माइंड भी थे। इसलिए पाकिस्तानी इनसे किसी तरह भी कुछ मालूम नहीं कर सके होंगे और उन्होंने इन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दिया। लेकिन अब इसे इन लोगों को तलाश करना था। वो बैठा सोच रहा था कि वो कैसे इन्हें तलाश करे कि अचानक उसके जहन में ख्याल आया और वो चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फोन सेट के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके इसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जेफरसन बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल शेफर्ड बोल रहा हूँ जेफरसन, कर्नल शेफर्ड ने कहा। ओह, आप बड़े अच्छे बात कॉल की है आपने, जेफरसन ने कदरे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। हाँ, मसरूफियत की वजह से बात नहीं हो सकी। इन दिनों मैं एक अहम मामले में फंसा हुआ हूँ। उसके हल के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कर्नल शेफर्ड ने कहा। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ कर्नल शेफर्ड, जेफरसन ने जवाब देते हुए कहा। तुम ब्लैक एजेंसी में एशियाई डेस्क पर काम करते रहे हो, इसलिए तुम यकीनन पाकिस्तानी एजेंट इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में जानते होगे, कर्नल शेफर्ड ने कहा। सिर्फ इमरान के बारे में जानता हूँ, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन आपका मसला क्या है? क्या आपका टकराव इस इमरान से हो गया है? जेफरसन ने कहा। हाँ, वो यहाँ हमारे खिलाफ काम करने पहुंचा हुआ है।
اور وہ میرے 2 سپر ایجنٹس کو ہلاک کر چکا ہے اور مجھے اب اس کا کھوج لگانا ہے، اور اس کام میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کنر شیفرڈ نے کہا، اگر وہ نورک پہنچ چکا ہے اور آپ کے خلاف کام بھی کر رہا ہے اور آپ کے 2 سپر ایجنٹس بھی ہلاک ہو چکے ہیں، پھر آپ کا اس سے ٹکراؤ بہت جلد ہو سکتا ہے۔ اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیفرسن نے کہا۔ مجھ تک تو وہ کسی صورت نہیں پہنچ سکتا، یہ بات تو طے ہے، کنر شیفرڈ نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ کیا تمہارے سپر ایجنٹس کو تمہارے بارے میں تفصیلات کا علم تھا؟ جیفرسن نے پوچھا۔ ہاں، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ وہ انہیں کچھ نہیں بتا سکتے، کنر شیفرڈ نے تسلی سے جواب دیا۔ کنر شیفرڈ، جس کا نام عمران ہے، وہ عام افراد سے یکسر مختلف آدمی ہے۔ وہ زبان کھلوانے کے لیے ایسے ایسے طریقے جانتا ہے جن کے بارے میں کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال میرا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں ہے بلکہ ہوشیار کرنا ہے۔ ویسے نورک جیسے بڑے شہر میں اسے ٹریس کرنا ناممکن ہے۔ وہ میک اپ کا ماہر بھی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے خلاف اپنی توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اس انداز میں کر لو کہ اگر وہ تم تک پہنچے تو تم پر قابو پانے کے بجائے تم اس پر قابو پا لو، جیفرسن نے کہا۔ گڈ آئیڈیا، ٹھیک ہے، اب ایسے ہی ہوگا، تمہارا شکریہ، کنر شیفرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے، کیونکہ اس ہیڈ کوارٹر کے جو انتظامات تھے ان کے بعد عمران کا یہاں داخل ہونا ہی ناممکن تھا، بلکہ وہ جیسے ہی یہاں داخل ہونے کی کوشش کرتا اس کی موت یقینی تھی۔ اس لیے وہ مطمئن تھا کہ عمران لاکھ ہوشیار سہی، لیکن اگر وہ یہاں آیا تو اس کی موت ہی اسے یہاں لے آئے گی۔ عمران اور جولیا نے چست پینٹس اور جیکٹس پہنی ہوئی تھیں۔ عمران کی جیب میں مخصوص پینسل ٹارچ کے ساتھ ساتھ 11-0X ایک چھوٹا سا آلہ بھی موجود تھا، جس کا بٹن پریس ہوتے ہی ایک محدود ایریا میں ہر قسم کے سائنسی آلات ناکارہ ہو جاتے تھے۔ وہ دونوں کار میں سوار جوبلی ایریا میں اس وقت داخل ہوئے جب رات تیسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں تقریباً خالی ہو چکی تھیں۔ ان پر کاروں اور دوسری ٹرانسپورٹ کا وروش نظر نہیں آ رہا تھا جو عام طور پر آدھی رات تک نظر آتا تھا۔ تم نے خامخواہ اتنی دیر کر دی، ہمیں رات پڑتے ہی یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، اب ہو سکتا ہے کہ پولیس ہمیں چیک کر لے، سائیڈ سیٹ پر بیٹھی جولیا نے کہا۔ نورک کی سڑکیں 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت مکمل خالی نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت ہے جب لوگ کلبوں سے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کنر شیفرڈ بھی کسی کلب میں گیا ہو اور اب تک اس کی واپسی یقینی طور پر ہو چکی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ وقت بے ہوشی کی نیند کا کہلاتا ہے۔ ہمارے پاکیشیا میں یہی وقت ہر قسم کی وارداتوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ تم جس انداز میں بات کر رہے ہو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی ہی وارداتیں کرتے ہوئے گزری ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک واردات دل نے کی تھی، وہی اب تک مکمل نہیں ہو سکی، باقی وارداتوں کا کیا ذکر، عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لگتا تھا جب سے عمران نے اسے سمجھایا تھا کہ عورت کی عزت خود اس کی زبان میں ہوتی ہے، اس لیے اسے منہ سے سوچ سمجھ کر الفاظ نکالنے چاہیے، تو وہ خاصی حد تک محتاط ہو گئی تھی۔ عمران نے کار پارکنگ میں موڑ کر ایک سائڈ پر روک دی۔ پارکنگ میں اکا دکا کاریں موجود تھیں۔ آؤ، عمران نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا تو جولیا بھی سر ہلاتی ہوئی دوسری طرف سے نیچے اتر آئی۔ عمران نے کار لاک کی اور وہ دونوں پارکنگ سے باہر نکل کر اس طرف کو چل پڑے جہاں سے وہ سڑک کراس کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس وسیع اور اس بلڈنگ کے عقبی حصے تک پہنچ گئے۔ عمران چونکہ پہلے ہی سارے ایریے کا جائزہ لے چکا تھا، اس لیے اسے ادھر ادھر دیکھنا نہ پڑا، اور وہ عقبی طرف موجود مخصوص گلی میں رکھے ہوئے کوڑے کے ڈرموں کی سائیڈ میں موجود
गटर के दहाने तक पहुंच गया। साइड रोड से ये जगह नजर आती थी, लेकिन सड़क खाली पड़ी थी। अलबत्ता कभी कभार कोई गाड़ी खासी तेज रफ्तारी से गुजर जाती थी। इसलिए इमरान को इत्मीनान था कि इस वक्त उन्हें चेक नहीं किया जा सकेगा। इमरान ने एक नजर इधर उधर डाली और फिर झुककर उसने गटर के दहाने पर रखे हुए भारी ढक्कन के एक सिरे पर मौजूद हुक में हाथ डाला और दूसरे ही लम्हे एक जोरदार झटके से उसने ढक्कन की एक साइड खासी ऊंची हद तक ऊपर उठा ली। ढक्कन खासा बड़ा था। इमरान तेजी से घूम गया और उसके साथ ही ढक्कन भी एक साइड से काफी हद तक खिसक गया। इमरान ने उसे इस अंदाज में रख दिया कि नीचे उतरकर अगर वो चाहे तो उसे वापस घसीट कर दहाने पर आसानी से रखा जा सके। नीचे जाती लोहे की सीढ़ियां नजर आ रही थीं। तुम पहले नीचे उतरो, ये टॉर्च भी साथ ले लो, मैं बाद में आऊंगा, ताकि ढक्कन को बड़ी हद तक एडजस्ट कर सकूं। इमरान ने जूलिया से कहा और साथ ही जेब से खसूसी पेंसिल टॉर्च निकालकर उसके हाथ में दे दी। जूलिया नीचे उतरने लगी और फिर नीचे पहुंचकर उसने टॉर्च जला ली, जिससे वहां खासी तेज रोशनी हो गई। इमरान भी सीढ़ियां नीचे उतरा और फिर रुककर उसने ढक्कन को दोनों हाथों से घसीटकर एडजस्ट कर दिया, लेकिन पूरी तरह बंद ना किया ताकि ताजा हवा अंदर आती रहे। गटर खासा बड़ा था और गंदा पानी उसके दरमियानी हिस्से में बह रहा था, और इस वक्त तक तो पानी की मिकदार आम हालात से भी खासी कम थी। जूलिया और इमरान दोनों सांस रोके हुए थे, क्योंकि इंतहाई तेज बू बहरहाल वहां मौजूद थी। वो चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद एक और दहाना आ गया। यहां भी लोहे की सीढ़ियां मौजूद थीं। फासले की वजह से इमरान को अंदाजा हो गया था कि गटर का ये दहाना ओल्ड फील्ड बिल्डिंग के अंदर कहीं अकबी हिस्से में होगा। इसलिए उसने जूलिया को रुकने का इशारा किया और फिर जेब से 11-0X निकालकर उसने उसका बटन प्रेस किया तो उस पर सुर्ख रंग का छोटा सा बल्ब जल उठा। इमरान ने उसे वापस जेब में रख लिया और फिर सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर पहुंचा। उसने दोनों हाथों से जोर लगाकर दहाने पर जमे हुए ढक्कन को उठाकर आहिस्ता से एक तरफ रख दिया और फिर अपने अकब में मौजूद जूलिया को ऊपर आने का इशारा करके वो ऊपर चढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो बाहर आ चुका था। ये अकबी बाग की साइड थी, जिसके साथ ही एक कमरा भी बना हुआ था, जिसका दरवाजा बंद था और अंदर लाइट भी नहीं जल रही थी, जबकि अकबी बाग की साइड पर 2 बड़ी ट्यूबें जल रही थीं, जिनकी वजह से वहां खासी रोशनी थी। जूलिया के बाहर आते ही इमरान ने ढक्कन को दोबारा एडजस्ट कर दिया। इसके बाद उसने जेब से 11-0X आला निकालकर उसे देखा तो उसका सुर्ख बल्ब अब सब्ज हो चुका था और इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लग गई, क्योंकि उसका साफ मतलब था कि यहाँ अंदर साइंसी आलात मौजूद हैं, जिनको इस आले से निकलने वाली इंतहाई ताकतवर रेज ने जीरो कर दिया है, वरना शायद अब तक यहाँ कुछ न कुछ रद्द अमल सामने आ चुका होता, क्योंकि बहरहाल ये एक ताकतवर यहूदी तंजीम जुश पावर का हेडक्वार्टर था। हमें अपनी तरफ से ऊपर जाना होगा। फ्रंट की तरफ यकीनन मुसल्लह अफराद मौजूद होंगे। इमरान ने सरकोशियाना अंदाज में साथ खड़ी जूलिया से मुखातिब होकर कहा, जो तेज नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ थी। ठीक है, पाइप मौजूद हैं, हम इनके जरिए आसानी से ऊपर पहुंच जाएंगे, जूलिया ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और फिर वो दोनों बड़े मुहतात अंदाज में चलते हुए इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। यहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, लेकिन उनकी बाहर फौलादी जालियां नस्ब थीं। तुम पहले ऊपर जाओ, मैं नीचे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इमरान ने कहा तो जूलिया सर हिलाती हुई आगे बढ़ी और फिर उसने पाइप को पकड़ा और दूसरे ही लम्हे एक झटके से उसका जिस्म ऊपर को उठा और उसके साथ ही उसके दोनों पैर पाइप पर जम गए। चंद लम्हों बाद वो किसी बंदरिया की तरह तेजी से पाइप पर चढ़ती हुई ऊपर को उठती चली गई।
जूलिया के लिए ये कोई मसला ना था, क्योंकि ऐसे कामों की उन्हें खुसूसी मशकें कराई जाती थीं। थोड़ी देर बाद वो छत पर पहुंच गई तो उसने झुककर इमरान को ऊपर आने का इशारा किया और इमरान उससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से पाइप पर चढ़ गया। वसी और इस छत पर पहुंचकर वो दोनों बड़ी एहतियात से चलते हुए सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक इमरान की जेब से हल्की हल्की सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। तो इमरान ने जूलिया को इशारे से रोक लिया और जेब से आला निकाल कर देखा तो इस पर सब्ज रंग के मुसलसल जलते हुए बल्ब के साथ जर्द रंग का बल्ब भी बार बार जमाके से जल रहा था। इमरान ने आले पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया तो सीटी की आवाज निकलना बंद हो गई और इसके साथ ही जर्द रंग का बल्ब भी बुझ गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए आले को वापस जेब में रख लिया। क्या हुआ था? जूलिया ने आहिस्ता से पूछा। यहां से आगे बड़ी ताकत के आलात मौजूद हैं और मैंने इसी खदशे के पेश नजर सबसे ताकतवर आला खरीदा था, इमरान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। दरवाजा बंद था, लेकिन हल्का सा दबाव डालने से वो खुलता चला गया और इमरान ने गर्दन आगे करके दूसरी तरफ झांका तो सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, जो आगे जाकर मुड़ गई थीं। सीढ़ियों में एक कम ताकत का बल्ब चल रहा था। आओ, इमरान ने कहा और सीढ़ियां उतरने लगा। इसके पीछे जूलिया भी सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन दोनों का अंदाज बेहद मुहतात था। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरते चले गए। थोड़ी देर बाद वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ के तमाम दरवाजे बंद थे। इमरान ने दबाकर देखा तो सभी लॉक थे। फिर वो एक राहदारी में पहुंच गए जहां बड़े बड़े रोशनदान थे और इनमें से एक रोशनदान से रोशनी निकलती नजर आ रही थी, जबकि बाकी अंधेरे में डूबे हुए थे। इमरान ने आगे बढ़कर इस रोशनदान के शीशे से आंखें लगाईं तो नीचे एक बड़ी ख्वाबगाह नजर आने लग गई थी, जिसमें एक उदेड़ उम्र आदमी टेढ़े मेढ़े अंदाज में सोया हुआ था और साथ ही छोटी तपाई पर शराब की एक बोतल और एक गिलास भी पड़ा दिखाई दे रहा था। साफ मालूम हो रहा था कि यह आदमी शराब पीकर अब नशे में धुत होकर गफलत की नींद सो रहा है, लेकिन चूंकि उसका मुंह नीचे की तरफ था इसलिए इमरान उसका चेहरा ना देख सका। वैसे उसने विक्टर से कर्नल शेफर्ड का हुलिया मालूम कर लिया था और यह आदमी साइड से तो कर्नल शेफर्ड ही लग रहा था, लेकिन चेहरा देखे बगैर इमरान कंफर्म न था। क्या नजर आ रहा है? इसके पीछे खड़ी जूलिया ने आहिस्ता से कहा तो इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर बता दिया। इसके साथ ही इमरान ने रोशनदान के शीशे को दबाया कि वो खुल सके, लेकिन वो अपनी जगह पर सख्ती से जमा हुआ था। अंदर से शायद चिटखनी लगी हुई थी। रोशनदान में मामूली सी झरी भी न थी। इमरान ने ख्याल के तहत शीशे पर उंगली फेरी तो उसके साथ ही उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। क्या हुआ? जूलिया ने शायद उसकी तवील सांस लेने की आवाज सुनकर पूछा। शीशा बुलेट प्रूफ है, हमें बाहर हाल नीचे जाना होगा, इमरान ने सीधा खड़े होते हुए कहा और फिर वापस मुड़ गया। जूलिया उसके पीछे थी। वो दोबारा सीढ़ियों पर पहुंच गए और फिर इमरान अभी तो सीढ़ियां ही उतरा था कि उसकी जेब से हल्की सी टोंटों की आवाजें निकलने लगीं। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। उसने जेब से आला निकाला और इसका एक बटन प्रेस कर दिया तो आवाज निकलना बंद हो गई। अब इमरान ने इसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर हकीकी परेशानी के तासुरात उभर आए। क्या हुआ है? जूलिया ने सरगोशियाना लहजे में कहा। नीचे वाली मंजिल में इस आले से भी ज्यादा ताकतवर रेस मौजूद हैं और जैसे ही हमने अगली सीढ़ी पर कदम रखा या तो पूरी कोठी में अलार्म बज उठेंगे या हम पर कोई इंतहाई ताकतवर रेस फायर हो जाएंगी, इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। तुम्हारे पास गैस पिस्टल होगा
तुम नीचे गैस फायर कर दो, सब बेहोश हो जाएंगे। जूलिया ने कहा। वो तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन हम पर जो रेस फायर होंगी उनका क्या होगा? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। हम साइडों से होकर नीचे जाएंगे। आम हालात में लोग सीढ़ियों के दरमियान कदम रखते हुए उतरते या चढ़ते हैं, इसलिए रेस का टारगेट भी सीढ़ियों का सेंटर होगा। जूलिया ने कहा तो इमरान का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। गुड शो जूलिया, तुम्हारी जहानत का जवाब नहीं। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब से गैस पिस्टल निकाला और उसका रुख नीचे सीढ़ियों के इख्तिताम की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। टर्च टर्च की आवाज खामोशी में गूंज उठी और उसके साथ ही स्टक स्टक की आवाजें नीचे से सुनाई दी। ये इन बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूलों के फर्श से टकराकर फटने की आवाजें थीं। इमरान ने सांस रोक लिया था और जाहिर है जूलिया को कहने की जरूरत ना थी, उसने भी सांस रोक लिया था। ये सब क्या है टॉमी? अचानक नीचे से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल यहाँ फायर किए गए हैं। एक और आवाज सुनाई दी। ओह, कुछ लोग सीढ़ियों पर हैं, जल्दी से आओ, पहली आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सीढ़ियों की तरफ आती सुनाई दी। ये दो आदमियों के दौड़ने की आवाजें थीं। इमरान समझ गया कि यहाँ बेहोश कर देने वाली गैस को बेकार करने की भी कोई न कोई डिवाइस नस्ब है, इसलिए गैस के 4 कैप्सूल्स ने भी उन पर कोई असर नहीं किया। इमरान ने गैस पिस्टल जेब में डाला और मशीन पिस्टल निकालकर उसने जूलिया का हाथ पकड़ा और तेजी से वापस ऊपर को चढ़ते हुए इस राहदारी के अंदर मुड़ गए और फिर दीवार के साथ पुश लगाकर खड़े हो गए। सीढ़ियों पर तो कोई नहीं है, वैसे भी कोई होता तो अलार्म बज उठता। एक आवाज सीढ़ियों की इब्तिदा से सुनाई दी। तो ये बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल्स कहां से आए हैं? ये बरामदे के अंदर फटे हैं, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि बाहर से फायर किए गए हैं। दूसरी आवाज सुनाई दी। चलो ऊपर छत पर चलकर देखते हैं, पहली आवाज ने कहा। फिर वो दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगे। उनका बगैर हथियार के खात्मा करना होगा, इमरान ने आहिस्ता से कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों इकट्ठे ही सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर आ रहे थे। फिर जैसे ही वो राहदारी के करीब पहुंचे, इमरान बिजली की सी तेजी से सामने आया और उसके साथ ही उसके दोनों हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आए और वो दोनों सीनों पर जोरदार ज़रबे खाकर चीखते हुए उलटकर सर के बल नीचे सीढ़ियों पर गिरे और उलट पुलट होते हुए सीढ़ियों के आखिरी स्टेप्स पर गिरकर फड़कने लगे। इमरान तेजी से साइड दीवार से लगकर नीचे उतरने लगा। जूलिया उसकी पैरवी कर रही थी। अभी उन्होंने 2 स्टेप ही तय किए थे कि ऊपर छत से चटख की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही सुर्ख रंग की रोशनी की लहरें ठीक सीढ़ियों के दरमियान में एक लम्हे के लिए चमकी और फिर गायब हो गईं। इमरान और जूलिया इस दौरान नीचे पहुंच चुके थे। वो इन रेस से वाकई बाल बाल बचे थे। अगर जूलिया अपनी जहानत से साइड से होकर नीचे उतरने की बात ना करती तो उनका हलाक हो जाना या कम से कम बेहोश हो जाना लाजमी था। नीचे गिरने वाले दोनों अफराद अब साकित हो चुके थे। इमरान ने नीचे पहुंचकर पहले इन्हें चेक किया। इन दोनों के नीचे गिरने से इस खामोशी में खासी आवाजें पैदा हुई थीं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रद्द-ए-अमल सुनाई ना दिया था। इन दोनों में से एक की गर्दन टूट चुकी थी और वो हलाक हो चुका था, जबकि दूसरा जख्मी होने के बावजूद जिंदा था और बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने झुककर एक हाथ इस बेहोश आदमी के सर पे रखा और दूसरे हाथ की खड़ी हथेली को पूरी कुव्वत से मखसूस अंदाज में उसकी गर्दन पर मारा तो बेहोश आदमी के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और फिर साकित हो गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज भी खामोशी की वजह से सुनाई दी थी। मजबूरी थी, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता था।
इमरान ने सीधा होते हुए मुड़कर जूलिया से कहा। हाँ, ये जरूरी था, लेकिन मेरा ख्याल है इनके पास कोई खसूसी आलात हैं, इसलिए इन पर यहाँ के आलात असर नहीं कर रहे, वरना ये भी सीढ़ियों के दरमियान से चढ़कर ऊपर आए थे। जूलिया ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ओ हाँ, वाकई, इमरान ने कहा और एक बार फिर उन पर झुक गया। चंद लम्हों बाद वो एक आदमी की जेब से एक छोटा सा गोल आला बरामद कर चुका था, जिसके दरमियान हल्की हल्की नीले रंग की लहरें सी दौड़ती नजर आ रही थीं। ओह, ये तो सेंसर है। यह हर किस्म के ताकतवर से ताकतवर आलात को ऑपरेट होने से रोकता है। इमरान ने सेंसर जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए वो आला लिया और इसे गौर से देखने लगी। इमरान दोबारा झुका और उसने इस बार दूसरे आदमी के लिबास की तलाशी लेना शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो दूसरा आला भी बरामद कर लेने में कामयाब हो चुका था। इमरान सीधा हुआ और उसने दूसरे आले को अपनी जेब में रख लिया। जूलिया भी इस दौरान आले को अपनी जैकेट की जेब में डाल चुकी थी और फिर वो दोनों ही कदरे इत्मीनान से सीढ़ियां उतरते हुए बरामदे में आ गए। ये एक तवील और चौकोर बरामदा था जिसमें 4 कुर्सियां मौजूद थीं। इनमें से 2 कुर्सियों की साइडों पर मशीन गनें रखी हुई थीं। सामने वसीओरी सेहन और साइड पर एक बड़ा पोर्च था जिसमें जदीद मॉडल की गाड़ी मौजूद थी। वसीओरीज फाटक के साथ ही एक बड़ा कमरा नजर आ रहा था। इमरान ने एक नजर इधर उधर डाली और फिर जूलिया को वहीं रुकने का कहकर वो बरामदे की सीढ़ियां उतरता हुआ फाटक की साइड में मौजूद कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। उसका ख्याल था कि ये गार्ड रूम होगा और अंदर यकीनन गार्ड मौजूद होंगे, लेकिन रात के आखिरी पहर होने की वजह से वो बेहोशी की नींद सो रहे होंगे। और फिर उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। उस बड़े कमरे में कुर्सी पर यूनिफॉर्म पहने हुए एक गार्ड मौजूद था। उसकी मशीन गन सामने मेज पर रखी हुई थी और वो मेज पर सर टिकाए गहरी नींद सो रहा था। इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल था। उसने करीब जाकर उस आदमी के सर पर पिस्टल की नाल लगाई और फिर इससे पहले कि वो बेदार होता, इमरान ने ट्रिगर दबा दिया और इस आदमी की खोपड़ी न जाने कितने हिस्सों में तकसीम होकर दूसरी तरफ फर्श पर जा गिरी, जबकि उसका जिस्म एक जोरदार झटका खाकर कुर्सी पर ही लुढ़क गया। इमरान वापस मुड़ा और चंद लम्हों बाद वो दोबारा बरामदे में जूलिया के पास पहुंच गया। यह इमारत खासी बड़ी है, इसलिए यहाँ तफसीली तलाशी लेना पड़ेगी। तुम इस कमरे को तलाश करो जिसका रोशनदान ऊपर राहदारी में था। इस कमरे में जो आदमी बेहोशी के आलम में औंधा पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है कि वही कर्नल शेफर्ड है। तुमने इसका ख्याल रखना है, इमरान ने कहा और जूलिया के इस बात में सर हिलाने पर वो तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि जूलिया उसकी मुखालिफ सिमत में बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब इमरान वापस उसी जगह पहुंचा जहां उसकी जूलिया से बात हुई थी, तो जूलिया वहीं मौजूद थी। अरे, मैंने कहा था कि सोए हुए आदमी का ख्याल रखना और तुम यहां मौजूद हो, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे अपनी हिदायत पर अमल ना होने से तकलीफ हुई हो। मैंने उसे चेक किया था, वो किसी भी वक्त होश में आ सकता था, इसलिए मैंने उसके सर पर मशीन पिस्टल के दस्ते की 2 भरपूर ज़रबें लगा दी और वो बेहोश हो गया। अब उसे 3-4 घंटों से पहले अज खुद होश नहीं आ सकता, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें एहतियातन वहीं ठहरना चाहिए था, इमरान ने पहले की तरह कदरे नाराज लहजे में कहा। सॉरी, मैं किसी मर्द के बेडरूम में नहीं ठहर सकती, चाहे वो बेहोश ही क्यों ना हो, इसलिए मैं इसे बेहोश करके बाहर आ गई हूं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। आई एम सॉरी जूलिया, तुम वाकई अब खालिस्तान मशरकी खातून बन चुकी हो और शायद इसीलिए सैयद चिराग शाह साहब और अम्मा बी के रवैये भी तुम्हारे बारे में बदल गए हैं। बहरहाल अब आओ, अब इसे उठाकर मगरबी तरफ मौजूद टॉर्चिंग रूम में ले जाते हैं।
वहां रॉड्स वाली कुर्सियां मौजूद हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई ताकि इस कमरे तक इमरान की रहनुमाई कर सके जहां वो बेहोश आदमी मौजूद था। यहां कोई और भी मौजूद है या नहीं? जूलिया ने पूछा। यहां 2 औरतें और 4 मर्द थे। उन सब का मैंने खात्मा कर दिया है। एक कमरे में मशीनरी थी जो मुकम्मल तौर पर खुदकार थी। इसके बावजूद वहां कुर्सियों पर एक आदमी सोया हुआ था। उसका भी खात्मा कर दिया है। इमरान ने ऐसे जवाब दिया जैसे बॉस को बाकायदा रिपोर्ट दी जाती है। इस मशीनरी को भी तबाह कर देना था, जूलिया ने कहा। नहीं, इस तरह बाहर से कोई अंदर आ सकता है और हम कर्नल शेफर्ड से इत्मीनान से पूछताछ नहीं कर सकेंगे, इमरान ने जवाब दिया। फिर तो यहां फोन को भी ऑफ करना होगा, जूलिया ने कहा। वो मैं टॉर्चिंग रूम में मुंतकिल कर दूंगा, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। ब्रिटिश पावर के कूनी आइलैंड हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी चीफ कर्नल स्मिथ अपने बेडरूम में सो रहा था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। लेकिन कर्नल स्मिथ गहरी नींद सो रहा था, लेकिन घंटी की आवाज तेज से तेज तर होती चली गई। तो चंद लम्हों बाद वो कसमसाया और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। चंद लम्हों तक बैठने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कौन है? क्या मसला है? कर्नल स्मिथ ने कदरे बिगड़े हुए लहजे में कहा। उसकी नजरें दीवार पर लगे हुए क्लॉक पर जमी हुई थीं, जिस पर रात के पिछले पहर का वक्त साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर हार्ट की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। इस वक्त? अच्छा, कराओ बात, कर्नल स्मिथ ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर हार्ट बोल रहा हूं कर्नल स्मिथ। एक दवा के इस्तेमाल से अचानक मादाम होजोंग का जहन इस काबिल हो गया है कि उसकी माइंड रीडिंग फौरी तौर पर की जा सके, लेकिन उसके तासुरात बेहद महदूद हैं। इसलिए जिस कदर जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए अच्छा है। इसलिए मैंने इस वक्त आपको तकलीफ दी है। आप फौरन आ जाएं, डॉक्टर हार्ट ने कहा। ओह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं आ रहा हूं, कर्नल स्मिथ ने मुसरत भरे लहजे में कहा। रिसीवर रखकर वो तेजी से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसे वाकई ये खबर सुनकर बेहद मुसरत हो रही थी, क्योंकि उसे हर वक्त पकीशियाई सीक्रेट सर्विस के यहाँ हमले का खतरा लाहक रहता था। वो उसे मालूम था कि कोनिया आइलैंड पर हेडक्वार्टर के सिवाय कर्नल शेफर्ड के और किसी को इल्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पकीशियाई सीक्रेट सर्विस की शोहरत इसके कानों तक पहुंची हुई थी कि ये सर्विस नामुमकिन को मुमकिन बना लेती है। इसलिए वो चाहता था कि इन लोगों के हमले से पहले वो माइक्रोटेप हासिल कर ले, और इसे हासिल ना करने का असल मसला मादाम होजोंग की ये पुरस्रार बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी माइंड रीडिंग मुमकिन ना हो रही थी। अब अचानक ये खबर सुनकर कि किसी दवा के गैर मामूली असरात की वजह से इस शुभरानी सिफारतकार औरत की माइंड रीडिंग हो सकती है, तो ये वाकई अच्छी और मुफीद खबर थी। थोड़ी देर बाद तैयार होकर कर्नल स्मिथ हेडक्वार्टर में बने हुए अस्पताल की इमारत तक पहुंच गया। इसके बाद डॉक्टर हार्ट के ऑफिस में दाखिल हुआ तो डॉक्टर हार्ट ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। ये कैसे मुमकिन हो गया डॉक्टर? आप तो कह रहे थे कि शायद 1 माह मजीद लग जाएगा, कर्नल स्मिथ ने डॉक्टर हार्ट से मुसाफा करते हुए कहा। हाँ, खुशकिस्मती से एक दवा जो भी हाल ही में एक्रमा में इजाद हुई है, उसके इस्तेमाल से मामलात फौरी तौर पर हमारे हक में हो गए। इसलिए मैंने आपको बुलाया है कि आप इन मामलात के माहिर हैं। आप इस औरत से तमाम बातें मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इस औरत के बचने या हलाक होने के 50-50 चांसेस हैं। डॉक्टर हार्ट ने कहा तो कर्नल स्मिथ बेख्तियार चौंक पड़ा। वो क्यों? क्या वो पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुई? कर्नल स्मिथ ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस दवा के असरात का आखिरी नतीजा क्या निकलता है, इसका अभी तक तजर्बा नहीं हो सका। वैसे इस दवा के असरात भी कम वक्त के लिए होते हैं।
ڈاکٹر ہارٹ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر ہارٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ڈاکٹر آرتھر بول رہا ہوں سر، مادام ہوچونگ مائنڈ ریڈنگ کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، ڈاکٹر ہارٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آئیے کرنل، معاملات تیار ہیں، ڈاکٹر ہارٹ نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرنل اسمتھ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں ایک آرام دہ کرسی پر ایک ادیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر کرسی کی پشت پر ٹکا ہوا تھا، اس کے سر پر گردن تک شیشے کا بنا ہوا نیلے رنگ کا ہیلمٹ چڑھا ہوا تھا۔ سائڈ پر ایک مشین تھی جس میں سے تار نکل کر اس ہیلمٹ میں جا رہی تھی۔ سامنے 2 کرسیاں موجود تھیں جن کے ساتھ 4 افراد سفید اوور آل پہنے کھڑے تھے۔ بیٹھیں کرنل، ڈاکٹر ہارٹ نے کرنل اسمتھ سے کہا اور خود بھی وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مادام ہوچونگ کا ذہن جواب دینے کے لیے تیار کرو اور مائک کرنل صاحب کو دے دو، ڈاکٹر ہارٹ نے کہا۔ تیار ہے سر، کرنل صاحب سوال کر سکتے ہیں، لیکن گزارش ہے کہ کرنل صاحب لہجہ سخت نہ رکھیں بلکہ انتہائی نرم رکھیں تاکہ لاشعور میں کوئی رد عمل پیدا نہ ہو سکے، ایک آدمی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے ساتھ اٹیچ ایک مائک اتار کر کرنل اسمتھ کو دے دیا جس کے ساتھ لچھے دار تار منسلک تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا اور ساتھ ہی مشین پر سبز رنگ کا ایک بلب جل اٹھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کرنل اسمتھ نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہوچونگ، مشین پر موجود سکرین پر الفاظ ابھر آئے۔ ضرب مسلم کا مائکرو ٹیپ تمہیں ملا تھا؟ کرنل اسمتھ نے پوچھا۔ ہاں، سکرین پر جواب ابھرا۔ اسے تم نے کہاں رکھا ہے؟ کرنل اسمتھ نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے اپنی نئی کار کی عقبی سیٹ کا کور اٹھا کر نیچے رکھ دیا تھا۔ سکرین پر چند لمحوں بعد جواب ابھرا۔ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کرنل اسمتھ نے کہا۔ کیونکہ مجھے خدشہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور مجھ سے یہ اہم مائکرو ٹیپ چھین لیا جائے گا، سکرین پر جواب ابھرا۔ اس کار کی کیا تفصیل ہے؟ رجسٹریشن نمبر، ماڈل اور کمپنی کون سی ہے؟ کرنل اسمتھ نے پوچھا تو سکرین پر اس کے جواب میں تفصیلات آ گئیں۔ یہ کار کس کی ہے؟ کرنل اسمتھ نے پوچھا، لیکن اس بار سکرین صاف رہی اور اس پر کوئی لفظ نہ ابھرا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ہارٹ اور اس کے دوسرے ساتھی یکلخت چیختے ہوئے مادام ہوچونگ کی طرف دوڑے اور پھر چند لمحوں بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ مادام ہوچونگ واقعی ہلاک ہو چکی ہے۔ یہ یکلخت ایسا کیسے ہو گیا؟ کرنل اسمتھ کو مادام ہوچونگ کے اس انداز میں ہلاک ہونے پر حیرت ہو رہی تھی۔ یہ اس دوا کا اثر ہے، اس سے اچانک دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر میں نے آپ کو کال کیا تھا، ڈاکٹر ہارٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر یہ بغیر کچھ بتائے ہلاک ہو جاتی تو یہ مخالف فریق کی کامیابی اور ہماری ناکامی ہوتی۔ اب مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کہ آپ نے مجھے رات کے آخری پہر گہری نیند سے جگایا، کرنل اسمتھ نے کہا۔ شکریہ جناب، ہمیں احساس تھا کہ معاملات کسی بھی وقت پلٹ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اس دوا کے محدود ری ایکشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ ہم کامیاب رہے اور اس عورت سے بنیادی معلومات آپ کو مل گئی ہیں، ڈاکٹر ہارٹ نے کہا تو کرنل اسمتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی ڈاکٹر ہارٹ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیں، کرنل اسمتھ نے کہا۔ اس عورت کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر ہارٹ نے پوچھا۔ اس کی تصویریں بنا لو
تاکہ پوری دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہ ہلاک ہو گئی ہے، لیکن اس کی موت کو کسی بڑے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں دکھایا جائے۔ اس کے بارے میں جو سرٹیفکیٹ تیار کیا جائے اس میں اس کی موت کو اس کی خاص بیماری کا نتیجہ بتایا جائے، لیکن یہ خیال رہے کہ ہماری تنظیم کا نام کسی بھی صورت سامنے نہ آئے۔ اس کے بعد آپ اسے کسی بھی عام قبرستان میں دفن کرا دیں، کرنل اسمتھ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اسے جزیرہ کونیا میں نہ دکھایا جائے اور نہ ہی اسے یہاں دفن کیا جائے، ڈاکٹر ہارٹ نے کہا۔ ہاں، اسے نورک میں دفن کرایا جائے اور وہیں کے کسی بڑے ہسپتال میں داخل ظاہر کیا جائے۔ آپ یہ سب کر لیں گے یا نہیں؟ کرنل اسمتھ نے کہا۔ یس سر، ہم آسانی سے کر لیں گے۔ نورک کے ایک بڑے ہسپتال کا تعلق بھی ہم سے ہے، جبکہ بظاہر وہ سرکاری ہسپتال ہے، ڈاکٹر ہارٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، گڈ شو۔ میں چیف کو رپورٹ دیتے ہوئے آپ کی شاندار کارکردگی کی تعریف کروں گا، کرنل اسمتھ نے کہا تو ڈاکٹر ہارٹ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تھینک یو، ڈاکٹر ہارٹ نے جواب دیا تو کرنل اسمتھ اس سے مصافحہ کر کے مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اب جلد از جلد مادام ہو چونک کے نئے انکشاف کو چیف کرنل شیفرڈ تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ وہ مائکروٹیپ جلد از جلد برآمدگی کی جا سکے۔ روح سے معلوم تھا کہ ابھی صبح پوری طرح طلوع نہیں ہوئی اور کرنل شیفرڈ گہری نیند سو رہا ہوگا، لیکن یہ انکشاف ایسا تھا کہ وہ اسے جلد از جلد ان تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فوری طور پر یہ بات ان تک پہنچائے گا۔